So, good morning, students. Today we are starting chapter number 10 of your introductory macroeconomics book, that is government budget and the economy. Government budget is a statement which is expected expenditure and expected revenue of the government. Government अपना expected expenditure और expected revenue शो करती है बजट में. जो बजट होता है ये टू पॉइंट्स अनफोल्ड्स करता है. द फर्स्ट इज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द पास्ट 1 year एंड व्हाट इज़ द फाइनेंशियल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द नेक्स्ट 1 year. जो गवर्नमेंट बजट होता है ये February 1 ऑलमोस्ट फरवरी के फर्स्ट वीक में जो फाइनेंस मिनिस्टर है इंडिया की, द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट. The programs and policies of the government are known as budgetary policies of the government or fiscal policy of the government. A budget has two aspects. One is revenue aspect and second one is expenditure aspect. Next important topic given in your book is the objective of the government. First objective of the government is GDP growth. GDP growth is the central objective of the government budgetary policy. It is achieved by making public investment expenditure and by inducing private expenditure through tax rebates and subsidies. Main जो objective होता है गवर्नमेंट बजट का वो जीडीपी ग्रोथ होता है और जीडीपी ग्रोथ गवर्नमेंट दो तरीके से करता है, बाय मेकिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर और बाय इंड्यूसिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट वन इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. एलोकेशन मीन्स होता है यूजेज ऑफ रिसोर्सेज. प्राइवेट इंटरप्राइजेज विल ऑलवेज डिजायर टू एलोकेट रिसोर्सेज ऑन दोज एरियाज ऑफ प्रोडक्शन वेयर प्रॉफिट इज हाई. प्राइवेट इन्वेस्टर की बात करें या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर की बात करें तो वो हमेशा रिसोर्सेज को उस जगह पे यूज़ करना चाहेगा जहाँ प्रॉफिट हाई हो. और जो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी लेके आती है उसमें वो रिसोर्सेज का एलोकेशन उस जगह पे करना चाहती है जहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ साथ सोशल वेलफेयर भी हो. सो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ लाइक सिगरेट, विस्की एसेट्रा इज डिस्करेज थ्रू हैवी टैक्सेशन. ऑन द अदर हैंड प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल गुड्स लाइक खादी इज encouraged through the subsidies. This is the objective of the government budget, to use the resources properly. Next is provision of public goods. Supply and demand forces in the market economy do not allow enough production of public goods. These are those goods which satisfy collective needs of the people. जो public goods होते हैं ये वो goods होते हैं जिनकी supply और demand जो होती है वो publicly supply and demand forces in the market do not allow enough production of public goods. इसका enough production नहीं हो पाता है. So these goods which satisfy the collective needs of the people come under this category. Law and order, defense of the country are the important example of the public goods. ये जो लॉ एंड ऑर्डर के गुड्स होते हैं या डिफेंस आर्मी के जो गुड्स होते हैं ये सब पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में आते हैं. इट इज़ थ्रू बजटरी पॉलिसी ऑफ द फंड्स दैट दीज गुड्स आर शुड बी यूज्ड प्रॉपरली. नेक्स्ट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. ये पॉइंट 3 and 4 मार्क्स में बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है. बजट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ. बजट ऑफ द गवर्नमेंट शोज इट्स कंप्रहेंसिव एक्सरसाइज ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज. जो बजट होता है इसमें प्रॉपर शो किया जाता है टैक्सेशन को और सब्सिडीज को. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज अ साइन ऑफ सोशल जस्टिस एंड विच इज द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी वेलफेयर स्टेट लाइक इंडिया. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ इज इम्प्रूव्ड बाय 2 ways. अगर गवर्नमेंट चाहती है कि इनकम एंड वेल्थ का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसके लिए 2 तरीके हैं. फर्स्ट, बाय इम्पोजिंग टैक्सेस ऑन रिच एंड गिविंग सब्सिडीज टू द पुअर, एंड सेकंड वन बाय सप्लाइंग फूड ग्रेन्स टू द बीपीएल पॉपुलेशन एट लो प्राइस. एग्जाम्पल, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी कनेक्शन टू द पुअर पीपल. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ. रीजनल इकोनॉमिक ग्रोथ की जब बात करेंगे तो उन एरियाज की बात करेंगे जो बैकवर्ड रीजन्स में आते हैं. The budgetary policy places priority on the development of backward regions of the country. This achieved through liberal tax laws for the backward region, special economic zones जो हैं लाइक उत्तराखंड. तो यहाँ अगर प्रोडक्शन करते हैं इंडस्ट्री लगाते हैं तो स्पेशल टैक्स डिडक्शन प्रोड्यूसर को मिलता है. नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है MG नरेगा. Budgetary policy focus on the generation of employment opportunities through investment in public enterprises. Budgetary provisions are made for the schemes like MG Narega, offering employment to the poorer section of the society. Next is economic stability. This is also the important point. Free play of market forces means demand and supply are bound to generate trade cycles known as business cycle. जो ट्रेड साइकिल होती है उसमें 4 फेज होते हैं. फर्स्ट इज रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी एंड बूम पीरियड. द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज ऑलवेज कमिटेड टू सेव द इकोनॉमी फ्रॉम बिजनेस साइकिल. बजट इज यूज्ड एज द इम्पोर्टेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू करेक्ट द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. इन्फ्लेशन की कंडीशन जब परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और डिफ्लेशन की कंडीशन जब परचेजिंग पावर नहीं रहती है. बाय डूइंग इट द गवर्नमेंट ट्राइज टू अचीव द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इंड्यूस
induced. It is very important for inducement to invest and increase in the rate of growth and development. Now the next topic is structure of budget or components of budget. Structure of budget refer to the components of budget. There are two components of budget. First is budget receipt and second one is budget expenditure. Budget receipts में दो points आते हैं, budget revenue receipts and capital receipt. Or when we are talking about budget expenditure, 2 points are there: revenue expenditure and capital expenditure. Let's we discuss firstly budget receipts. Budget receipts refer to the estimated money receipts of the government from all sources during the fiscal year. गवर्नमेंट के क्या रिसिप्ट्स हैं, सारे जो सोर्सेज हैं उनके थ्रू एक फिजिकल ईयर में. वन फिजिकल ईयर इज ऑफ 12 months and started from 1st April to and ends to 31st March. Broadly, budget receipts includes revenue receipts and capital receipt. अब revenue receipts क्या होती हैं? Revenue receipts are to those money receipts of the government which show the following two characteristics. First, they do not create any corresponding liability for the government and they do not cause reduction in the asset of the government. ऐसी जितनी भी receipts होंगी जो इन दोनों पॉइंट्स को अप्लाई करती है, जिनमें दोनों पॉइंट्स अप्लाई होते होंगे, those receipts do not create any liability for the government and those receipts do not cause any reduction of the asset. Example of first point is tax is the revenue receipt because it does not involve any corresponding liability for the government and this is unilateral or compulsory payment to the government. Second जो point है reduction in asset of the government, so उसका example हुआ tax receipt do not lead to any reduction in asset of the government, but if the government received money by selling its share of some company like Air India जो government company है, so it causes in the assets reduction in the assets of the government. Next constituents of the revenue receipt. जो revenue receipts होती हैं उनमें भी two categories होती हैं. First is tax receipt, second one is non tax receipt. Tax receipts क्या होती हैं? Tax receipt is a compulsory payment to the government by the household, firm or other institutional units. जब हम किसी हाउस होल्ड पर्सन की बात करते हैं या किसी फर्म की बात करते हैं या इंस्टीट्यूशनल यूनिट्स की बात करते हैं, अगर जितना टैक्स उन पे इम्पोज हुआ है वो उनको पे ही करना है. तो टैक्स क्या हुआ है? कंपलसरी पेमेंट हुआ है. द टैक्स पेयर कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी सर्विस और बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट इन रिटर्न. बदले में गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट या कोई भी और बेनिफिट्स जो है सर्विसेज नहीं मिलेंगी रिटर्न में. सो टैक्सेस आर हेयर टाइप्स ऑफ टैक्सेस आर गिवन. टैक्सेस आर ब्रॉडली classified as: first is progressive and regressive tax, second value added tax and specific tax, third one is direct tax and indirect tax. First, progressive and regressive tax. Progressive tax is said to be progressive when the rate of tax increases with the increase in income. Suppose आपकी जो इनकम है वो टैक्स रेट 10% है और आपकी इनकम 2 से 5 लाख है, सो यू हैव टू पे टैक्स ऑफ 10%. इफ़ इट इज़ 15% फॉर इनकम बिटवीन 5 to 10 लाख, मीन्स अगर आपका इनकम बढ़ेगा, आपकी इनकम 5 to 10 लाख होगा तो टैक्स रेट भी बढ़ जाएगा 15%. सो टैक्स इंक्रीजेज एज द लेवल ऑफ इनकम इंक्रीजेज. Second is regressive tax. Regressive tax is tax which is to be regressive when it causes greater real burden on the poor than the richer. If a person with the 1 lakh as its monthly income pay 10% of income tax. Regressive tax में क्या होता है कि जो अल्टीमेट बर्डन होता है ना वो पुअर सेक्शन पे जाता है क्योंकि टैक्स रेट फिक्स कर दिया जाता है. अब जिसकी इनकम 1 लाख है और जिसकी इनकम 10,000 है, अगर किसी की इनकम 1 लाख है और 10% टैक्स रेट है, सो 1 लाख का 10% 10,000 वो टैक्स पे करेगा. सो he still have the balance of rupees 90,000 per month. If a person have suppose if the person, any poor person have the income of rupees 5,000, then he also have to pay 10% tax. So 500 will be the tax. It means a cut mean the essential consumption leading to the poor diet and therefore the poor health. Next is value added tax and specific tax. Value added tax is an indirect tax which is imposed on the value added at various stages of the production. Production की कई stages होती हैं और हर stage पर जो tax rate होती है वो कहलाती है value added tax. Value added refers to the difference between the value of output and value of intermediate consumption. GST is an important form of value added taxes. Next is specific taxes. Specific taxes is a tax which is levied on a commodity on the basis of its unit size and weights. कुछ commodity ऐसी होती हैं जिन पर टैक्स उनकी यूनिट साइज और वेट के हिसाब से लगता है, वो टैक्स कहलाता है स्पेसिफिक टैक्स. नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स.
ये बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका रियल बर्डन वही पर्सन बोन करता है जिस पे ये टैक्स इम्पोज्ड होता है। अ डायरेक्ट टैक्स इज वन विच द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बोन बाय द पर्सन हुम इट इज इम्पोज्ड। ये शिफ्ट नहीं होता ये टैक्स। जैसे इनकम टैक्स की बात करते हैं तो जिस पर्सन पे इम्पोज्ड हुआ है वही उसको सफ़र करेगा। द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स are the example of direct tax. Indirect taxes are those tax the burden of which can be shifted from one person to another person. GST is the example of indirect tax. Here the table of difference is given in your book. You can read it. Next is non-tax receipts. Non-tax receipts are those receipts which arise from other sources than taxes. टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट को इनकम होती है ना वो सब चीज़ें जाती हैं नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में. फर्स्ट एग्जाम्पल इज फीस. अ फीस इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस इट रेंडर्स टू द पीपल को जो सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट उसके बदले वो उससे कुछ फीस लेती है, वो फीस है नॉन टैक्स रिसिप्ट. अब जैसे पासपोर्ट फीस, कोर्ट फीस, डेथ फीस, डेथ रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ रजिस्ट्रेशन फीस, तो ये सारी फीसेस की कैटेगरी में जाएंगे. नेक्स्ट इज फाइन्स. फाइन्स आर दोज पेमेंट विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट. जब आप कोई लॉ ब्रेक करते हो तो बदले में आपको गवर्नमेंट को कुछ फाइन्स देने पड़ते हैं, वो भी गवर्नमेंट की इनकम है. पनिशमेंट के तौर पर कुछ लॉ ब्रेक करने के लिए आपको कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट जो आप गवर्नमेंट को दे देते हो, दीज कम इन द कैटेगरी ऑफ फाइन्स. नेक्स्ट इज एस्चीट. एस्चीट रेफर टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइजेज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट एनी लीगल हायर. जिनका कोई लीगल हायर नहीं होता है तो गवर्नमेंट उन प्रॉपर्टीज को टुक ओवर कर लेती है, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ एस्चीट. स्पेशल असेसमेंट. स्पेशल असेसमेंट इज दैट पेमेंट विच इज मेड बाय द ऑनर ऑफ दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू हैज अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होती है लाइक डैम्स का बनना, रोड्स का बनना, तो उसके आजू बाजू में जो खेत वगैरह रहते हैं या जो ज़मीन रहती है जिस भी पर्सन की, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो बढ़ जाती है, तो उसमें वो स्पेशल असेसमेंट की कैटेगरी में जाती है. सो जो पर्सन जो ऑनर रहता है उस प्रॉपर्टी का वो गवर्नमेंट को कुछ पेमेंट करता है, दे कम इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल असेसमेंट. इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेज. सेवरल इंटरप्राइजेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवेज, नंगाल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट. प्रॉफिट ऑफ दीज इंडस्ट्रीज आर द सोर्स ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट. इनकम फ्रॉम सेल ऑफ. नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G and 4G and grants and donation. These are the sources of revenue non-tax receipts of the government. Second is capital receipt. Capital receipt are those money receipts of the government which show the following two characteristics. First characteristics, these create liability of the government and these cause reduction in assets of the government. These receipts create liability means, for example, loans by the government are the liability. These are to be paid back. And example of assets, when we are talking about asset, so money received by the government by selling its share could cause reduction in asset of the government, therefore it is treated as capital receipts. अब capital receipts में यहाँ कुछ कैटेगरी दी गई है, मतलब उसका भी कैटेगराइजेशन किया गया है. फर्स्ट इज रिकवरी ऑफ लोन, सेकंड इज बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटी, एंड थर्ड इज अदर रिसिप्ट्स. What is recovery of loan? The central government offer loan to the state government to face the financial crisis. When these loans are repaid, then the assets of the government are reduced. क्योंकि कैश में ही पेमेंट करेंगे लोन का तो एसेट स्टेट गवर्नमेंट की रिड्यूस होगी. बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज. व्हेन वाइल लैंडिंग, जब गवर्नमेंट क्या करती है जब कोई पैसा लोन पे देती है, सो इट क्रिएट्स एसेट्स. बोरोइंग क्रिएट्स लाइबिलिटी. Accordingly, borrowing are to be treated as capital receipt. It may be noted that government borrow money from general public, Reserve Bank of India and rest of the world. Now let's we discuss other receipts. Other receipts क्या होती हैं? So other receipts includes items like disinvestment. Disinvestment 1 marks के लिए important question है. Disinvestment refer to the withdrawal of एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट क्या करती है डिसइन्वेस्टमेंट में? डिसइन्वेस्टमेंट अकर व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ जो अपने शेयर्स होते हैं पब्लिक सेक्टर्स से निकाल के प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर देती है. सो इट क्रिएट्स इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अदर रिसिप्ट्स. इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर लीडिंग टू द प्राइवेटाइजेशन.
Money received through this investment is treated as capital receipts because it causes reduction in assets of the government. Second part of budget is budget expenditure. Budget expenditure refers to the estimated expenditure of the government during the fiscal year. It contains two parts it has two parts like revenue expenditure and capital expenditure. Revenue expenditure shows the following two characteristics. First, it does not create any assets of the government. For example, expenditure by the government on ओल्ड एज पेंशन, सैलरीज, स्कॉलरशिप, इससे गवर्नमेंट की कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होती है. नेक्स्ट इज इट डज नॉट कॉज रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट. एक्सपेंडिचर बाय द वे ऑफ ग्रांट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू फेस विथ नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स डज नॉट रिड्यूस फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट in any manner. So revenue expenditure refers to the estimated expenditure of the government in the fiscal year which does not create any asset of the government and do not create reduction in the liabilities. Important items of the revenue expenditure like wage bill of the government, interest payment, expenditure on subsidies, defense purchases, etc. Now let's move to the next aspect of the budget expenditure, that is capital expenditure. Capital expenditure of the government is that expenditure which shows the following two characteristics. First, it creates assets of the government and it causes reduction in the liability of the government. एसेट कैसे क्रिएट करेंगे? सपोज इक्विटी शेयर्स ऑफ द डोमेस्टिक और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन परचेज बाय द गवर्नमेंट कैन बी टेकन एज द एग्जाम्पल ऑफ क्रिएट एसेट ऑफ द गवर्नमेंट. एंड सेकेंड, इट कॉज अ रिडक्शन इन एसेट like repayment of loans certainly reduces liability of the government. Important items come in capital expenditure category like expenditure on land and building, expenditure on machinery, purchase of shares and loan by the central government to the state government. अब ये जो हमने टाइप्स पढ़े हैं इसके अलावा भी कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं गवर्नमेंट के, दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्लान्ड एक्सपेंडिचर and non-planned expenditure. Planned expenditure refers to that expenditure which relates to specific plans and programs of the डेवलपमेंट के लिए सपोज डैम बनाने का जो प्लान है गवर्नमेंट का वो प्लान एक्सपेंडिचर में आएगा. असिस्टेंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट, इट इंक्लूड्स बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइक हेल्प टू द स्टेट्स and capital expenditure like expenditure on construction of roads, bridges and hospitals. Next is non-plan expenditure. Broadly, all expenditure other than plan expenditure come in the category of non-plan expenditure. Non-plan expenditure refers to the expenditure of routine functioning of the government. But special fact regarding India is that in India non-plan expenditure is significantly the part of total government expenditure, which is why fiscal discipline in the country often remains a serious challenge. So here we can write as budget expenditure is equal to revenue expenditure plus capital expenditure, or we can say that budget expenditure is equal to plan expenditure plus non-plan expenditure. A flow chart is given here which show the total how government budget, what is the structure of government budget, budget receipt, budget expenditure. Budget receipt has two types, revenue receipt, capital receipt, and budget expenditure has two types, revenue expenditure, capital expenditure. Revenue receipts, टैक्स रिसिप्ट्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट्स में आ जाएंगे रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग एंड अदर रिसिप्ट्स. नेक्स्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट कंटेन्स वेज बिल, इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर लाइक land and building, machinery, equipment, purchase of share, loan, etc. And here another budget expenditure category include plan expenditure and non-plan expenditure. We were already discussed it. Next topic is budget deficit, revenue deficit, fiscal deficit and primary deficit. What is budget deficit? Budget deficit क्या होता है? Budget deficit refer to the situation when budget expenditure of the government are greater than budget receipt. Expenditure कम होना चाहिए, receipts ज़्यादा होना चाहिए, बट अगर इसका अपोजिट हो जाता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाते हैं और रिसिप्ट्स कम होती हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज बजट डेफिसिट. सो बजट डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स. टाइप्स एंड मेजरमेंट, इसको कैसे मेजर किया जाता है और इसके क्या टाइप्स होते हैं? First is revenue deficit, second is fiscal deficit, third is primary deficit. Revenue deficit is the excess of revenue expenditure over revenue receipts. जब revenue deficit की बात करते हैं तो अगर revenue expenditure ज़्यादा है गवर्नमेंट के और revenue receipts कम है, means RE is greater than RR, then it is called as revenue deficit. यहाँ implication के कुछ
पॉइंट दिए हुए हैं कि गवर्नमेंट के जो वर्क होता है बजट के ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है. बिकॉज ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट द गवर्नमेंट मे हैव टू कट इट एक्सपेंडिचर ऑन सेवरल वेलफेयर प्रोग्राम्स इन द कंट्री. दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ सोशल वेलफेयर. सबसे पहले तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कट ऑफ करना शुरू करती है रेवेन्यू डेफिसिट के कारण, उससे सोशल वेलफेयर होना बंद हो जाता है. द गवर्नमेंट में रेज फंड्स थ्रू बोरोइंग्स. द गवर्नमेंट में compel for disinvestment, selling of its ownership from public enterprises to the private enterprises. Three ways to manage revenue deficit. इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए गवर्नमेंट इन तरीकों को अपना सकती है. बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक, डिसइन्वेस्टमेंट और कट इन एक्सपेंडिचर. नेक्स्ट इज फिस्कल डेफिसिट. Fiscal deficit is the excess of total expenditure over total receipt other than borrowing. Borrowing को छोड़ के if the expenditure is greater than total receipt, then it is called as fiscal deficit. Borrowing from RBI plus borrowing from abroad and net borrowing at home, that comes in the category of gross fiscal deficits. इसके अब यहाँ पे कुछ implication के points दिए हुए हैं कि अगर fiscal deficit की condition आएगी तो government क्या करेगी. First is inflationary spiral. Borrowing from RBI is often linked to the inflationary spiral in the economy. This is how it happens. Borrowing from RBI increases money supply in the economy, and increases in the money supply leads to increase in general price level, and persistent increase in general price level leads to the inflationary स्पायरल. एक अल्टीमेटली जो कंडीशन होगी वो इन्फ्लेशनरी स्पायरल की क्रिएट हो जाएगी. नेक्स्ट इज नेशनल डेप्थ. फिस्कल डेफिसिट लीड्स टू द नेशनल डेप्थ. इट हिंडर्स द जीडीपी ग्रोथ. नेशनल डेप्थ की कंडीशन जो होती है, सपोज आरबीआई से, डब्ल्यूएचओ से या वर्ल्ड बैंक से लोन लेना पड़ेगा गवर्नमेंट को. सो इट क्रिएट्स द नेशनल डेप्थ कंडीशन, एंड ये सबसे ज़्यादा हमारी जीडीपी को ख़राब करेगा. बिकॉज अ सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम इज स्पेंट ऑन टू पे द पास्ट डेप्ट्स. इज विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट एंड लो जीडीपी ग्रोथ. अल्टीमेटली जो फिस्कल डेफिसिट के कारण ये कंडीशन आ जाती है कि जो जीडीपी ग्रोथ होती है वो लो होती जाती है. मीन्स हाई फिस्कल डेफिसिट कॉजेज लो जीडीपी ग्रोथ एंड लो जीडीपी ग्रोथ कॉजेज हाई फिस्कल डेफिसिट. एक सर्कल टाइप का या कह सकते हैं एक साइकिल टाइप की चलती रहती है. नेक्स्ट, क्राउडिंग आउट. High fiscal deficit leads to the crowding out effect. This is a situation when high borrowings by the government reduce the availability of funds for the private investor. जो कहना चाहिए crowding out यहाँ वर्ड इसलिए आया है क्योंकि जो मनी होता है, फंड्स होता है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो गवर्नमेंट के अलावा मीन्स जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो उनके पास भी पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए ख़त्म हो जाता है. सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्री इज रिड्यूस. नेक्स्ट इज इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी. हाई फिस्कल डेब्ट्स erodes the credibility of the government in the domestic as well as international money market. Credit rating of the government is lowered, and owing to the lower credit rating, global investor starts withdrawing their investment from the domestic economy. Next is primary deficit. Primary deficit is equal to fiscal deficit minus interest payment. When the fiscal deficit shows borrowing requirement of the government inclusive of interest payment to pay the past loans. So if we exclude that interest, then we come in the category of primary deficit. Primary deficit indicates the government borrowing on account of current year expenditure and current year receipts of the government. Implication points are given here. Implication of primary deficit are similar to those fiscal deficit. The only difference between the primary deficit and fiscal deficit is that primary deficit does not carry the load of interest payment on account of past loan. Primary deficit just indicates the borrowing when the current year expenditure is greater than the current year revenue. Next is balanced budget and unbalanced budget. Balanced budget is that budget in which government receipts equal to the government expenditure. Means GR is equal to GE. What are the merits of the balanced budget? The government does not indulge in wasteful expenditure. A balanced budget ensure financial stability. सबसे अच्छी चीज़ जो balanced budget शो करता है वो ये साइन करता है, ये सिग्नल है इस चीज़ का कि जो गवर्नमेंट का फिजिकल डिसिप्लिन है या गवर्नमेंट की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी हुई है. However, during the general depression of 1930, the policy of balanced budget was severely criticized, and it was then the following shortcomings of the balanced budget are there. अब इसके कुछ weaknesses भी हैं balanced budget के, जैसे कि first is balanced budget does not offer any solution to the problem of unemployment, and which is the basic problem of our country, and balanced budget is not conducive to the growth in less developed countries. Kickstart of the growth in these economies depend upon the big push of investment expenditure of the government. This often leads to the deficit budget.
Unbalanced budget. An unbalanced budget is that budget in which receipt and expenditure of the government are not equal. ना receipts और expenditure government के equal नहीं रहेंगे. दो सिचुएशन रहेंगी, एक होता है सरप्लस बजट, एक होता है डेफिसिट बजट. सरप्लस बजट कब होता है? व्हेन द गवर्नमेंट रिसिप्ट्स आर ग्रेटर देन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. रिसिप्ट्स ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर कम हो. मेरिट्स इसके ये होंगे. सरप्लस बजट इज डिजायर्ड व्हेन द इकोनॉमी इज बैटलिंग इन्फ्लेशन ड्यू टू द एक्सेस एडी, and surplus budget plugs the inflationary gap by lowering the level of GDP. As the GDP is lowered on account, then the rise in revenue collection by the government and fall in the government expenditure. Demerits इसके ये हो जाएंगे. If surplus budget policy is constantly pursued by the government, AD may reduce to the level causes unemployment in the economy. Next is deficit budget, when the revenue expenditure is greater than revenue receipts. Expenditure ज़्यादा और receipts कम हो. इसके मेरिट्स ये होंगे. कीन्स रिकमेंड्स दैट डेफिसिट बजट एज द की इंस्ट्रूमेंट to correct the state of depression. According, depression is that phase when the economic activity or level of investment is low and owing to the low level of AD, aggregate demand, and consequently the planned output is lower than the full employment level. The demerits of the deficit budget, it is not desired during the period of inflation. Inflation means the period when the peoples have more purchasing power. It is a period when the AD exceeds AS at full employment. Deficit budget is such a situation would further increase the gulf between AD and AS, and consequently inflationary gap would rise, and wage increases with the prices and prices increases with the wages. It may set in.